अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू बश अद के बखैर रागले। प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। नया दिन, एक खुशगवार दिन, नई तमन्नाओं के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके पास। आज भी कई मौज़ूआत हैं और सबसे अहम तो यही है कि हुकूमत ने किया है अहम फैसला। इम्पोर्टेड अशिया पर लगा दिया पाबंदी और कहा जा रहा है कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर अच्छे असरात मरतब होंगे। लेकिन बज़ाहिर लगने वाले इस अच्छे कदम से क्या वाकई इतना असर पड़ेगा कि गिरता रुपया उठ जाएगा और उड़ता डॉलर थम जाएगा? शो पे इस पे तफसील से बात करेंगे। अब मुझे भी पता है और आपको भी कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। मलेशियन बाइकर्स ने पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के लिए रैली निकाली, लेकिन दूसरी जानिब अपने ही मुल्क के अपने ही लोग पाकिस्तान के हुस्न को बिगाड़ रहे हैं। चंद सेकंड्स की वीडियो के लिए कुदरत के हसीन तोहफे जंगलात में आग लगा रहे हैं। शो में इस पर तफसील से बात करेंगे और माहिर माहौलियात भी हमारे साथ ही होंगे। शो में आज ऐसी मशहूर बैनुल-अक़वामी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर दीन इस्लाम को कबूल किया और इसके साथ साथ अब वो पाकिस्तान की सैर भी कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रहे, कौन सी फिल्म है जी आज और कौन कौन है कास्ट, इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। सबसे होंगी ढेरों बातें, लेकिन शुरुआत तो करेंगे हम सियासत से। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ कराची जो है वो पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ जो है वो कराची का दौरा कर रहे हैं। शिपयार्ड में होने वाली तकरीब में जो है वो शिरकत भी उनकी है मुतवक्के और कई वज़रा इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ताजर बरादरी और नून लीग के मुकामी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। होगा क्या जी? होगा ये बजट तजावीज़, डॉलर रेट में इजाफे और माशी सूरत हाल पर खुल खुला के बात होगी। और सबसे आम मसला, डॉलर के हाथों रुपए की नॉन स्टॉप बेकदरी जारी है। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डॉलर को लगाम देने के लिए वजीर आज़म ने बैठक बुलाई, कीमत कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। अमरीकी डॉलर पीट डाला, कदर आसमान छूने लगी। मुल्क की तारीख में डॉलर पहली बार इंटरबैंक में 200 रुपए का हो गया। मुसलसल 11वें रोज रुपए की कदर में गिरावट, 1 रुपए 61 पैसे इजाफे से इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 200 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 202 रुपए रही। रुपए की कदर क्यों गिरी? वज़ीर आज़म को इजलास में ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत काबू करने के लिए इक़दाम की हिदायत की। कहा, डॉलर की कीमतों को मुस्तहकम रखना जरूरी है। इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और सब्सिडी पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से गरीबों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पिसे हुए तबके का हर हाल में ख्याल रखना होगा। ऐसे में सरवरा पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि मंजिल करीब है, हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं इलेक्शन चाहते हैं। इस्लामाबाद मार्च के ऐलान से पहले पीटीआई के कारकुनों ने बनी गाला में डेरे डाल दिए। कप्तान के घर के बाहर खैमा बस्ती आबाद हो गई। असलम खोखर की रिपोर्ट। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च कब शुरू होगा? इमरान खान हतमी काल तो 20 मई के मुल्तान के जलसे में देंगे, लेकिन इसका इख्तिताम कब होगा ये उन्होंने आज इस्लामाबाद में नौजवानों से खिताब करते हुए बता दिया। जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा। एक तरफ इमरान खान जलसों में अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के सैकड़ों कारकुन अपने कायद की हिफाजत के लिए पहले ही बनी गाला पहुंच गए। इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब खैमा बस्ती सज गई। कप्तान के जानिसार कहते हैं वो अपने लीडर के हर हुक्म पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। जो भी काम हमें खान साहब बोलेंगे हम हर काम के लिए तैयार हैं। सब अपनी अपनी जेब से खर्चा भी करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह हर हद तक जाने को तैयार है। खैमा बस्ती के मकीनों के लिए खाने पीने और साफ बिस्तरों के साथ साथ 50 टॉयलेट्स का भी एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान के पास कोई एक बयानिया नहीं, पहले कहा खत आया है,
बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है। अब कह रहे हैं कत्ल करने की साजिश की जा रही है। कराची में किया था उन्होंने जलसा और जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लीजिए। इमरान खान सुन लो, तुम्हें लोगों ने, मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। अक्ल है तो यही, विजन है तो यही, एक बयानिया तो होना तुम्हारे पास। पहले का खत आया है मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश। अरे बैनुल-अक़वामी साजिश कहाँ से हो गई? खत दिखाओ ना भाई। आज तक खत नहीं दिखा सका, अब कहते मेरे कत्ल करने की साजिश हो रही है। कहता है कि मैंने वीडियो कैसेट रिकॉर्ड कराई है। आजकल की दुनिया में कैसेट रिकॉर्ड करवाई जाती है? रखी किधर है वो? कहाँ छुपाई है तुमने वो रिकॉर्ड? 2 कापियां हैं, एक अमेरिका में और एक गोल्डस्मिथ के घर में बरतानिया में। वाह वाह वाह। और इस सब के बीच हो ये रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने IMF को मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों की यकीन दहानी करा दी है। $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात आज फिर होंगे। हुकूमत ने IMF को लग्जरी दरामदी अशिया पर पाबंदी के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द ने IMF के साथ मुआशी डेटा भी शेयर किया। IMF 7वीं इक़्तिसादी जायजे के तहत माशी कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। मुज़ाकरात 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तो फिर मामला यह है कि इंपोर्टेड आसाइशें कही जा रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लाने का प्लान मरतब किया जा चुका है। हंगामी सूरत हाल में अवाम को कुर्बानी देना होगी। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि दरामदात कम करने से सालाना $6 अरब की बचत होगी। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं। मोबाइल फोन, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट, फिश एंड फ्रोजन फूड, फिश प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स, जैम्स और जेलीज। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं, सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम, प्राइवेट वेपन, शूज, सैनिटरी वेयर, जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट, डेकोरेशन पीसेस, फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर, सनग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्तास, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलून आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीजों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया। सालाना जो इसका इम्पैक्ट है दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होगा। तो इस दावे में कितनी हकीकत है और क्या ये जो असर पड़ना है, क्या ये फौरन से पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ों में इसके असर को पड़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? जैसे कि गाड़ियों की जो दरामद है, जब हम करते हैं ये तो फिर होता ये है कि अगर आज आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है तो उसका असर आपको आज ही नहीं मिलता बल्कि काफ़ी अरसे बाद मिलता है। सब पे बात करेंगे। माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर योर टाइम। ये दिन भी देखना था कि डॉलर ने 200 रुपये की तारीखी सतह जो है वो अबूर कर ली है। ऐसा हुआ क्या है? डॉलर उठता जा रहा है और रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं पिछले 2 महीने। तकरीबन $6 अरब गिरे और अब इस वक्त आपके पास वो मुकम्मल जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $10 अरब हैं और आपका जो फ़र्ज़ों का बोझ है वो 130 अरब तक जा चुका है। और फिर आगे कि हमारा तजारती खसारा 9 महीने में $13 अरब तक पहुंच चुका है। तो इस वक्त हमारे पास जो जिस कहते हैं कि कुशन वो रिजर्व्स के बहुत कम हो चुके हैं
और इक़दामात कोई ऐसे नजर नहीं आए हैं पिछले दिनों जिससे कोई एहसास हो इस बात का कि कोशिश की जा रही है कि रिजर्व पोजीशन को बेहतर करें, मार्केट में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें। ऐसा अभी तक हमें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। अच्छा हफीज़ साहब, अगर यही सिचुएशन पर्टेन करती है, डॉलर की यही सूरत हाल रही, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी मईशत का मज़ीद बुरा हाल हो जाएगा? यकीनन। देखिए, जिस रफ्तार से गिरावट आ रही है, ₹1.5 से बाज़ वक्त ₹2 भी हो चुका है रोज़ाना। इस रफ्तार से आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है, वो पिछले अभी तक तो तकरीबन 11 महीने होने को आए हैं, इस साल के 25% कमी आई। जब इतनी बड़ी गिरावट होगी रुपए में तो उसका जो असर है, अब साथ साथ ये भी देखिए कि बाहर के कीमतों में, डॉलर कीमतों में इजाफा हो रहा है, बहुत इजाफा 50% हुआ है तकरीबन। तो आप देखिए कि इसके नतीजे में अफरात ज़र पर जो असर पड़ने वाला है वो बहुत ख़तरनाक है, और ये इस वक्त 13% है, ये और भी काफ़ी बढ़ सकती है आपके रफ्तार जो है अफरात ज़र की, खुदा न खास्ता। यानी इन्फ्लेशन रेट आप बढ़ता देख रहे हैं, लेकिन अगर लिए जाए स्टेप्स या फिर कोई इक़दाम उठाए जाएं, तो क्या मुस्तकबिल करीब में डॉलर नीचे आता नज़र आ रहा है आपको? एक वजह हो सकती है कि इस वक्त IMF से जो बातचीत चल रही है दोहा में, जो कल से शुरू हुई है, उसमें कामयाबी हो और IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए और हमें $1 अरब जो हमें मिलना चाहिए वो मिले, और एक एग्रीमेंट हो जाए कि बजट की इस तरह का होगा, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त मार्केट में कॉन्फिडेंस का पहलू बढ़ेगा और इंशाल्लाह रुपए की कदर में कुछ इजाफा हो सकता है। हाँ, बिकॉज ये जो करंट गेम है सारा कॉन्फिडेंस का है, चाहे वो डॉलर के कम आने का हो या फिर मार्केट, अगर कॉन्फिडेंस आता है तो ये दोनों चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। अच्छा, ये मुझे आखिर में बताएं, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मईशत की डूबती किश्ती को कैसे बचाया जा सकता है? कौन से वो स्टेप्स हैं जो फ़ौरन उठाए जा सकते हैं? कि सबसे पहले तो IMF के साथ बातचीत में आप कोशिश करें कि कामयाबी हो। दूसरा, जो सब्सिडी आप पेट्रोल पे दे रहे हैं, ये जून के एंड तक रख सकते हैं आप, इस तरह पिछली हुकूमत ने किया था। आपको यकीनन अब एक सिलसिला शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब्सिडी को हटाना है, और अगले साल के बजट के वक्त प्रेजेंटेशन में कोशिश ये करें कि आप मुनासिब किस्म की टैक्सेशन लाएं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, खर्चों में नुमाया तौर पर कमी करें, और इस तरह मार्केट में एक सिग्नल मिले कि ये हुकूमत जो है न सिर्फ कायम है मगर बहुत मेहनत कर रही है और इकॉनमी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। बजट से सब कुछ इशारा हमें यकीनन मिलेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फ़िलहाल कुछ मस्बत चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही हैं मईशत के पहलू से, लेकिन अगर ये जो दोहा में IMF के साथ मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाते हैं अगर, और मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आता है, तो फिर कुछ बेहतरी नज़र आ रही है मईशत के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि इक़दामात इस तरह के उठाए जाएं कि सियासी फ़ैसले जो हैं उनको मद्देनज़र न रखा जाए बल्कि पाकिस्तान के मुक़द्दर को मद्देनज़र रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, जब सियासत की बात कर रहे हैं तो सियासत में भी अभी बहुत गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई है। ऐसे के वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद हुकूमत और जाम कमाल का हम ख्याल दोनों ही अपनी अपनी कामयाबी के दावेदार जो है ग्रुप कर रहे हैं। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कितने अरकान की ज़रूरत है और पार्टी पोजीशन क्या है, ये बताएंगे कोयटा से नूरुल आरफी।
बलूचिस्तान में 7 माह बाद फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी। बाप और इत्तेहादियों ने वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। गुज़िश्ता 8 माह में किसी भी वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का ये तीसरा मौका है। वजीर आला बलूचिस्तान का तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। दावा किया कि उनके नंबर्स पूरे हैं। साथियों के साथ मिलकर जो तरीके आते हैं और लोग मुकाबला कर लेते हैं, हम भी तैयार हैं। आज तक तारीख में कोई ऐसा जिसके खिलाफ तहरीक आया है उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं नंबर पूरा नहीं, ज़रूर कहेगा नंबर मेरा पूरा है। हम कहते हैं एज ए टीम काम करें, गिले शिकवे हैं तो पहले गिले शिकवे दूर करें। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं बलूचिस्तान के अवाम के मफाद और तरक्की की खातिर ये कदम उठाया है, कामयाब होंगे। इस ज्यादती को जो बलूचिस्तान के साथ हो रही है, हम इसको मजीद नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और इस पे मजीद खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के 65 रुकनी ऐवान में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 अरकान की जरूरत है। PDM में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 22 है, जिनका अदम एतमाद को कामयाब या नाकाम बनाने में किरदार सबसे अहम होगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। एक अहम डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान और उनके साथी FIA और दीगर इदारों में तबादलों पर खुलकर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन 2018 में मरकज़ और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स तैनात किए और नामालूम वजूहात के बायस आला अफसरान का तबादला किया। इस्लामाबाद से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को हल्फ उठाकर नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने का दावा किया, लेकिन इख्तिदार मिलने के एक ही माह बाद सितंबर 2018 में ग्रेड 21 और 22 के 10 अफसरान को तब्दील कर दिया, जिनमें नैब अफसरान भी शामिल थे। मरकज में हुकूमत बनने के बाद अगस्त 2018 में DPO पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर ऐसा तनाज़ा पैदा हुआ कि बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची और अदालत ने अज खुद नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। ये मामला थमा नहीं था कि अक्टूबर 2018 को पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन नासिर दुरानी ने इस्तीफा दे दिया। 29 नवंबर 2019 को उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन को नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम करने से इनकार पर ओहदे से हटाया गया। उनकी जगह पनामा केस में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया को FIA का डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया। अक्टूबर 2018 को उस वक्त के वफाकी वजीर आजम सवाती का फोन न सुनने पर इमरान खान के ज़बानी हुक्म पर IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को तब्दील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 28 दिसंबर 2018 को सूबाई एहतसाब कमीशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में भी अफसरान के तबादलों का तूफान न रुक सका। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1.5 साल में 5 IG और 3 चीफ सेक्रेटरी बदल डाले। और भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद नया दिन में। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती देखकर ना सिर्फ हम इतने ज़्यादा महसूस होते हैं, बल्कि गैर मुल्की बाइकर्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड भूल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी, सैयाह और बाइकर्स क्लब के ताउन से मोटर बाइक्स रैली निकाली गई। रैली के इनेकाद का मकसद सूबे के सयाहती मकामात को दुनिया की सतह पर फ़रोग़ देना है। मलेशिया से आए बाइकर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम टू आवर शो। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, यू पीपल आर डूइंग गुड। हाउ डिड यू फाइंड पाकिस्तान? We are good here from Malaysia, and today we feel that Pakistan is good in terms of the weather. Even it was a very little bit hot day one, but so far we are really enjoying it today. Okay, so what was your route basically, and from where did you start? What beautiful attractions did came in your way? Okay, we start our journey from Islamabad to Swat. It was tough riding throughout the different traffic flow. Then our country, there's a lot of people on the streets from Islamabad to Swat, and
the day two between Swat into Chitral, we start to have a mountain view and see, and also we enjoy our fruits somewhere in Swat, and day three from in Chitral. We went to one festival. They call it Khalash Festival, and we see a lot of people there. It's a beautiful festival indeed. Okay, what potential you think Pakistan has with respect to the tourism? Most important, Pakistan can offer beautiful scenic of mountains. So then that's the most important. And the second one is the food, definitely the food. And the third one, the multiracial people in Pakistan. You know, like we met people from Pashtun, people from the north area of Chitral, people from Kalash, people. Okay, what about the local food? I hope you have tried them. So how's the taste and what cuisine did you try? Dal, and I think the best ever prata I ever had is somewhere at Chitral, prata with cheese. That's a very awesome. I mean, that's prata is good. Huh? Well, the paratha, wherever you have in Pakistan, they are almost all the best. And in Chitral, yes, they are good. Okay, at the end, what message, Mr. Wazir bin Abdul Hamid, would you like to give to the world about Pakistan and its tourism? The clear message that we can share is, I think you should come and see the world of Pakistan. Pakistan offers a best view, a best meadow, and the most important is we feel safe here. Yeah. And it was very clear to people all over the world that you can really enjoy when you be in Pakistan. Thank you so much, Wazir bin Abdul Hamid. आप आए, you came and you had all the bikers with you. हमारे साथ मलेशियन बाइकर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान के सयाहती मकामात बहुत खूबसूरत हैं और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। खानों की बात हो ही रही है तो कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन फिर हुआ ये है कि शहरी भी हमारे तोड़ लाते ना गर्मी का, और वो ऐसे कि लजीज खालिस दूध से तैयार लस्सी जो है उसकी याद काफ़ी कोयटा वालों को सता रही है। तो याद कैसे मिटाई उन्होंने, नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में देखते हैं। चिलचिलाती धूप और जुलसा देने वाली गर्मी में शहरी कहते हैं खालिस दूध की लस्सी गर्मी को रफू चक्कर करने के साथ साथ जिस्म की तवानाई भी फौरी तौर पर बहाल करती है। हम 2-3 दिन के बाद आते हैं, पीते हैं, जिस्म को ठंडी महसूस होती है माशाल्लाह। हर 2-3 दिन के बाद गर्मियों में यहाँ पर आते हैं। मेरे हिसाब से यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ये बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी लस्सी है, इंसान का दिल बराबर हो जाता है। अभी मेरा सर चक्कर आ रहा था तो बाहर से घूमते हुए यहाँ पे आया और काफ़ी अच्छे से हम लोग ये पी रहे हैं। शहर के वस्त शावक शाह रोड पर मुजाहिद हुसैन गुज़िश्ता 10 बरस से खालिस दूध और दही की लस्सी तैयार कर रहे हैं। शहरी भी इनके हाथ से तैयार करदा लस्सी पीने के लिए दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। माहिरीन का भी कहना है कि कैफीन वाले मशरूबात से खालिस दूध की लस्सी सेहत के लिए बहुत मुफीद और खुशकुन है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन समा, कोयटा। तो गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, लोग अपने अपने हिसाब से इसका तोड़ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस माहौल में ख़राबी पैदा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, कुछ हुई भी है या नहीं हुई है, ये ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक।
ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम आज एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से दो चार जो लड़ रहा है, जो उसके ख़तरे से दो चार है, उन ममालिक में सर फहरिस्त में आता है। हालांकि हमारी कार्बन एमिशन इतनी है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारे पड़ोसी ममालिक इतनी ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। अब ये कम कैसे हो सकती है जनाब अली? ये कम होगी जंगलात से। जितने जंगलात होंगे, जितनी हरियाली होगी, जितना सब्ज़ा होगा, उतना हमारे माहौल के लिए अच्छा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये देखिए आप। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फेम के चक्कर में लोग कई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यही कुछ हुआ इस्लामाबाद में, जहां टिकटॉकर ने सिर्फ चंद सेकंड्स की वीडियो के लिए मागला के जंगलात को आग लगा दी। टिकटॉकर ने अपनी हरकतों से कुदरती नेमत को नुकसान पहुंचाया और वो मॉडलिंग करती रहीं। अगलावा मजबूरी नो, ऐसी क्या मजबूरी थी भाई? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने टिकटॉकर्स की तलाश शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये टिकटॉकर जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं, छोटी छोटी वीडियोस के लिए पुलिस को नहीं मिल रही है। दुनिया में जंगलात को आग लगाने पर मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में वो भयानक मनाजिर आज भी हमारे जहनों में नक्श हैं कि जहाँ पे छोटी सी जो थी फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर, उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को इतना ज़्यादा तहवाला और तबाह बर्बाद कर दिया था। जानवर जिंदा जल रहे थे, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी वहाँ इमदाद करने के लिए। तो वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, और उससे भी बढ़ के क्या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं? इस सब पे कोशिश की हमने हुकूमती मौक़िफ़ लेने की और हम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और नेचरिस्ट हैं उज़ैर आफ्ताब साहब। उनसे हम बात करते हैं। उज़ैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यू कीप ऑन वॉन्डरिंग इन दीज एरियाज़ एज अ हाइकर भी, और आप जो है वो उस पर ग्रिप भी रखते हैं कि क्या यहाँ पे पहले सिचुएशन थी और क्या अब। हम शुरू ही करते हैं इस चीज़ से कि उज़ैर साहब ये कितना बड़ा जुर्म हुआ है, ये कितना घिनौना जुर्म हुआ। आपको याद होगा कि पेशावर में भी अब से कुछ दिनों कबल ये हरकत हुई थी। और इशू ये है उज़ैर भाई कि इसको इतना लाइट लिया जा रहा है, मैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जहाँ तक ये टिकटॉक वीडियोस का ताल्लुक़ है, जो हमारे पास आई हैं, सामने आई हैं, इनमें से जो दो मशहूर हुई हैं, एक डॉली की हैं और एक दूसरी एक लड़के की हैं। उन्होंने अपने रिबटल वीडियो में, स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि उन्होंने ये आग नहीं लगाई थी। तो ये तो अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि वो किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और डिटर्मिन करते हैं कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फायर्स। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये किस इलाके में हुई थी, आपने शायद जिक्र किया कि इस्लामाबाद में हुई थी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ये हरीपुर या केपी के इलाके में हुई थी। वो पता नहीं कहाँ से कहीं से आ रही थी मोटरवे पे, तो उन्होंने ये देखी अकॉर्डिंग टू हर स्टैंड्स, और उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ वीडियो बना ली। ये तो खैर बात है टिकटॉक की। आई थिंक ऑन अ लार्जर लेवल वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय ऑल अथॉरिटीज़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NDMA, वाइल्ड लाइफ फोक्स, कि वो सब मिलके एक टीम वर्क के साथ इनको, ये जो फायर्स हैं इनकी प्रिवेंशन और साथ में इनकी फायर फाइटिंग के लिए काम करें और प्रिपेयर्ड रहें जो फ्यूचर वाइल्ड फायर्स होने वाली हैं। अच्छा, द इशू इज़ कि इसका थाना कोसार में भी मुकदमा दर्ज हुआ है और मौक़िफ़ तो देखें देंगे, हर कोई देगा ना, अपने डिफेंस में तो सब कुछ ही कहेगा। हालांकि उनका रिबटल सीधा सीधा है, आप रास्ते से आ रहे थे, आपने इतना हैवीली मेकअप तैयार किया हुआ था, आप इतना हैवीली ड्रेस्ड अप थे, आपने देखा रास्ते में आग लगी हुई है, ओ कम ऑन चले आए हम टिकटॉक बनाते हैं। आई मीन उज़ैर भाई ये क्या रिबटल है? एक तो चीज़ है, दूसरी ये कि अब तक कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ख़ातून के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी भी करवा ली है। बड़ी इन्फ्लुएंसर है जी सारे मामला। बट द इशू इज़ कि कोई इस पे अभी तक गवर्नमेंट सेटअप ने कोई इस तरीके का हार्ड स्टांस, कोई सख्त किस्म का मौक़िफ़, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये छोटी सी आग ज़्यादा बड़ी हो जाती, हम वैसे ही उस कगार पे खड़े हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वो सीज़न नहीं है कि जहाँ ऊपर खुल जाए आपका बाबू सर टॉप, ये वो सीज़न नहीं है जहाँ पे आपके ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएं। अभी देखा आपने हसनाबाद में क्या मामलात हुए हैं। हम क्रॉस रोड्स पे नहीं, हम फॉल्ट लाइंस पे आ चुके हैं। इसके बावजूद अगर हुक्काम इतनी सुस्ती दिखाएंगे तो फिर हम आगे तबाही के लिए बिल्कुल रेडी रहें।
जी बिल्कुल, जो छोटी फायर्स हैं वो बढ़ के बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल केपी और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे शिरानी, मूसा खेल और तख्त सुलेमानी के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ 3 लोग अभी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वो बचाने के लिए गए थे, आग बुझाने के लिए गए थे, लेकिन दे कुड नॉट रिटर्न। तो इस तरह की मिसालें आपके सामने हैं कि अगर तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं इस तरह की फायर्स, वो जैसे भी लगी हैं, वो मैन मेड हैं, किसी ने टिकटॉक की वीडियो के लिए लगाई हैं, या फिर वो नेचुरली लग गई हैं क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो गया है कि इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद लग जाती हैं। अगर तो आई डोंट नो अबाउट द कॉज ऑफ दीज फायर्स, लेकिन जो भी है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको फ़ाइट करने के लिए हमें करना चाहिए। और जहाँ तक जो एलिजेड एलिगेशंस हैं टिकटॉकर्स के लिए, इस पे इन्वेस्टिगेट करके इनको एक मंतकी मुकाम पे पहुँचाना चाहिए। लेकिन अगेन, अंटिल यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, तो उस बुनियाद पे हमें नहीं पता कि कहते हैं क्या हुआ। लेट्स वेट फॉर व्हाट एक्शंस ऑफिशियल्स टेक। और जो इस्लामाबाद में जो FIR हुई है और जो प्री अरेस्ट बेल भी इशू हो गई है, वो ये मामला कहाँ होते हैं। आई थिंक माई प्रिडिक्शन इज़ ये अभी इशू हॉट है, ट्रेंडिंग है, तो अभी लोग इस पर बात भी करेंगे और कुछ अरसे बाद भी भूल जाएंगे। जो अहम बात है वो ये है कि आप फॉरेस्ट फायर्स एज अ होल जो एक क्लैमिटी है, एक फ़िज़िकल रिस्क है हमारे लिए, उसके लिए हम लोग तैयार रहें एज अ कौम कि हमने किस तरह उसको फ़ाइट करना है। आपके सामने हैं कि खाली इस्लामाबाद के मागला हिल्स हैं, KP के मागला हिल्स हैं, आपके कहूटा के साइड पे, बिहंद के साइड पे एक साहब हैं ब्रिगेडियर जावेद सत्ती, वो बहुत रिपोर्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये लगी हुई हैं फायर्स। आपके पास सैटेलाइट इमेजरी है, आप सेंसर्स लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके एज अ कॉम हमें इसको एक डिज़ास्टर के तौर पे इसको मैनेज करना चाहिए। अच्छा उज़ैर, ये जो बलूचिस्तान वाली बात की थी ना, वो भी बड़ा ट्रैजिक हुआ है। 3 अफराद जो हैं वो झुलस कर हलाक हो गए। अपडेट ये भी है कि उसमें 4 बंदों का पता नहीं है, लापता है वो कहाँ गए। Absolutely. अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो मैं आपसे आगे भी बात करूँगा कि जी क्या, लेकिन सीधी इस पे ये कि पूरी दुनिया में अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो सज़ा क्या होती है उसकी, और हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है? जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है, ये आग जानबूझ के लगाने को आर्सन बोलते हैं, और उसमें हर जगह कोई ना कोई आपकी पनिशमेंट्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है। यहाँ के लॉ के बारे में मुझे नहीं पता कि आर्सन, इफ़ समवन लाइट्स अप अ फायर प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो ये फॉरेस्ट होते हैं इनमें 2 किस्म के होते हैं। एक आपके रिज़र्व फॉरेस्ट होते हैं जो कि हुकूमत की मलकियत होते हैं, एक आपके गुजारा फॉरेस्ट होते हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो इस सूरत में अगर कोई साबित हो जाता है कि किसी ने आग लगाई है तो उस पर क्या पनिशमेंट होगी, आई थिंक वी विल हैव टू चेक। ओके। अच्छा उज़ैर, अब नाउ कमिंग टू द रियल सिचुएशन, हम सब ने देखा है किस तरीके से हम जंगलात की बेदरिग कटाई करते हैं। उस पे सोने पे सुहागा इस तरह की आग लगाई जाती है तो वो तो और इट लिटरली एड्स फ्यूल टू फायर। ना हम ये देख रहे हैं पिछली हुकूमतों में ये हुआ, बल्कि पिछली हुकूमत ने कि उसे लेकर आई जब बिलियन ट्री वाले मामलात, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ हम यहाँ आग लगा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक आधे मंसूबे से ये चीज़ हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि आई बीन टू फेरी मेडोज और वहाँ पे पूरे जंगलात बीच में से गायब हैं। व्हेन यू ट्रैक टू ब्याल बेस कैंप, बीच में से पूरे गायब हैं। वो कहते हैं कि जी स्नो डेड है तो हम इसको कर लेते हैं, बट यू एंड मी नो कि वो सिचुएशन क्या है। टिम्बर माफिया सरगर्म है, उन पे कोई देख रेख, कोई रोक टोक नहीं होती, फिर इस तरीके की आग लगा दी जाती है। किसी ग्रैंड किस्म की पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, इसका सल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? एब्सोल्युटली, ये जो जिस तरह के इनिशिएटिव्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किए थे एज अ मुल्क, 10 बिलियन ट्री सुनामी है, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, ये अहम है।
लेकिन इसको इन्फोर्स करना और एक जिस तरह आपने कहा कि ग्रैंड लेवल पे अपने शहरों में और अपने फॉरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान एक फॉरेस्ट पुअर कंट्री है, सिर्फ 4% ऑफ आवर लैंड इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। तो बाकी मुल्कों में आप देखें ये डबल डिजिट में होता है, 10, 20, 30, 40%। आप भूटान में देख लें, आप मुख्तलिफ मुल्कों की एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आपको ज़्यादा वेस्ट या नॉर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने ही एरिया में, साउथ एरिया में, एशिया में देख लें। तो और ये जितने हमारे कम इलाका है उसी में आप जो है ना टिम्बर माफिया, असल में देयर इज़ सो मच मनी इन्वॉल्व्ड, क्या इसको रोकथाम जो है ना वो एक बड़ी है आयरन फिस्ट से ही आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब उनकी कहते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या इसमें रोल है, क्या उनके पास एम्पावरमेंट है, पुलिस के साथ वो क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो ना क्या कहते हैं एक यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। एब्सोल्युटली। और इसको ना हमें एक ग्रैंड पॉलिसी ना सिर्फ लाने की ज़रूरत है, चले हुकूमत तो अपना काम करेगी, लेकिन ये जिस तरह वाक़या हुआ है, ये वाक़या हमें एक बार फिर, थैंक यू सो मच उज़ैर भाई आपका कमिंग टू द शो, वाक़या एक बार फिर हमें बताता है कि हमें कितनी ज़्यादा एजुकेशन की, लिटरेसी की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस पूरे वाक़े को अगर सम अप किया जाए तो आग लगे बस्ती में, टिकटॉकर अपनी मस्ती में। इस मस्ती में पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होगा। और एक चीज़ जिसकी हमने बात नहीं की, दरख्तों को तो आग लगी, सब्ज़े को तो आग लगा, जितना यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना ज़्यादा मुतासर होता है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की हुई समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके लार्ज बेंच तश्कील दे दिया है। 3 रुकनी लार्ज बेंच मंगल को समाअत करेगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सोहेल रशीद से। जी सोहेल। देखिए, आज उमर सरफराज चीमा की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने की, जिस पर बाबर अवान की जानिब से इब्तदाई दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि ये आईनी बहरान का मामला है, जिस पर अब अदालत ने इस अहम मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ताहम साथ ये रिमार्क की दी चीफ जस्टिस सदर मंडला ने बाबर अवान को मुखातिब करते हुए कि जब आप वजीर कानून थे तब सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ये सारा मामला तय पा चुका है कि गवर्नर की तैनाती किसका इख्तियार है और किसका नहीं। अब दोबारा आप इस मामले को क्यों उठा रहे हैं? इस पर बाबर अवान का कहना था कि इस बार सूरत जरा मुख्तलिफ नौयत की है, इसलिए हम अदालत आए हैं। अब इस मामले पर मंगल तक समाअत मुलतवी कर रही है और जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायरा इख्तियार न होने के एतराज़ात आयद किए थे उनको खत्म कर दिया गया है। लार्जर बेंच अब इस केस की समाअत करेगा मंगल के रोज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल। और हम जितनी भी कोशिश कर लेकिन सियासत घूम फिर के कहीं आ ही जाती है। तो ऐसे ही एक बयान एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अपनी सियासत के लिए मुल्क को मुआशी मुश्किल में नहीं धकेलना चाहिए। ताज़ा मैंडेट इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया। इस सड़क के पर होने वाले मुजाहरे तो कमज़ोर हुकूमतों को तो दबाव में ला सकते हैं, मजबूत हुकूमतों को नहीं। हम भी चाहते हैं कि वक्त आ रहा है कि एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। सियासत में तो ये सब जारी है। अब देखना ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब वक्त आ गया है ऐसे मुश्किल फ़ैसले लेने का कि जहाँ पे अपनी सियासत को बचाने के बजाय मुल्क के मुक़द्दर को, मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो कि इस वक्त तकरीबन ICU में जा चुकी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसको बचाने की अब सोचना चाहिए। और इसी हवाले से हमने आपको बयान भी सुनाया। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे हम काफ़ी बात करते हैं सपोर्ट लोकल कंटेंट, लेकिन नहीं करते। तो उसकी वजह क्या है और कौन सी नई फिल्म आ रही है, कास्ट कौन कौन सी होगी, ये सब जानिए एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सिंध में 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का केस है। जस्टिस करीम खान आगा ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि आप इस दरख्वास्त की हिमायत करते हैं। सुना है इन इशूज़ पर आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। अगर केस चल गया तो फिर वापस नहीं लेने देंगे। 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला है।
केस लगा है और ऐसे में जस्टिस करीम खान आगा ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से किया है इस्तफसार। कहना था कि आप इस दरखास्त की हिमायत करते हैं, सुना है इन इश्यूज पर आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, अगर केस चल गया तो फिर वापस नहीं लेने देंगे, अगर केस चल गया तो फिर वापस नहीं लेने देंगे। ऐसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बताना चाहता हूं एमकेएम इस केस में पार्टी नहीं। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और नकल की रोकथाम के लिए अहम फैसला किया गया है। नकल की या अपनी जगह किसी और को इम्तिहान में बिठाया तो 3 साल की पाबंदी लग सकती है। जमजम सईद से बात करते हैं। जमजम, बहुत देर से ख्याल आया इनको ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैसल के ख्याल बहुत देर से आया, क्योंकि आज भी जो है वो नकल माफिया हमें बेलगाम दिखाई दिए। चौथा पर्चा था, इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हल शुदा पर्चा जो है वो दस्तयाब था व्हाट्सएप पर। और इतना ही नहीं कि अब जो है नकल करने वालों को थोड़ी होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो सख्त फैसले करने जा रही है। अगर नकल की या अपनी जगह किसी और फर्द को बिठाकर इम्तिहान में बिठाया तो 3 साल की इस पर पाबंदी लग सकती है। सूबाई वजीर जामियात बोर्ड ने सिंध में नकल को रोकने के लिए सख्त फैसले लेने का अब सोचा है। अभी तक सिर्फ सोचा है, मैं ये बात आपको वाज़ेह करती चलूं, अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं गया, अभी तक सिर्फ सोचा जा रहा है कि नकल करने वाले जितने भी नकल करवाने वाले उस्ताद और माफियाज हैं उनके खिलाफ अब एक्शन लेने का सोच लिया। अब इम्प्लीमेंट कब होगा ये नहीं जानते। चलिए, सोचा है इस साल, अल्लाह करे कि इसी साल हो, वरना अगले साल दोबारा पेपर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जमजम। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, नामालूम अफराद ने जलसागाह के बाहर पीटीआई के लगे पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी। हम मजीद इस हवाले से बात करेंगे। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में अपना पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए मुल्तान स्टेडियम किला कोना कासिम बाग जो स्टेडियम है उसके अतराफ में बैनर्स और पोस्टर अवेजा किया गए थे इमरान खान के, जिन पर नामालूम अफराद की जानिब से स्याही फेंक दी गई है। जबकि जलसागाह के बाद जो तस्वीर, पैनाफ्लेक्सिस और पोस्टर जो अवेजा किए गए हैं उस पर जो खास तौर पर जो इमरान खान की जो तस्वीर है उसको फोकस किया गया, उस पर जो है नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो स्याही डाली गई। जबकि स्याही डालने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनकी ताहाल निशानदेही नहीं की जा सकी। मकसूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब आला, अब बात यह है कि पाकिस्तानी रोमानवी फिल्म रोम कॉम रहबरा बहुत जल्द आ रही है। स्क्रीन पर कब आ रही है, और स्टार कास्ट भी हमारे साथ मौजूद थी। क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब जरा फिल्मी शिल्मी हो जाते हैं और शोबिस इंडस्ट्री से आपको खबर देते हैं। नामवर अदाकार हैं एहसन खान और अदाकारा है बहुत ही खूबसूरत से तो हम जानते हैं आयशा उमर की मैं बात कर रही हूँ। रोमानवी फिल्म है रहबरा, जिसका ट्रेलर जारी हो गया और अभी हमने आपको दिखाया भी है। पसंद आया वैसे? आपको आया? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई। तो फिर हमने आज जो है वो सबको बुला लिया है यहाँ पे, तो आपने तो इंट्रोड्यूस करा दिया, अब मेरी बारी है बाकी को इंट्रोड्यूस कराने की। सोहेल समीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो सारा अफजल साहब है प्रोड्यूसर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको आदत है रोज उठने की, हमारे मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल था उठना और यहाँ पहुँचना। तो कैसे उठे फिर? किसी ने आके उठाया कि ऐसा उठ जाओ, बस जाना है? बहुत वाकई जबरदस्ती उठाया मुझे। वैसे कभी सोचा था नए दिन पे आएंगे? बिल्कुल सोचा था मैं हाँ बिल्कुल ऐसा आप लोगों का चैनल और आप लोगों का शो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले जो होस्ट थे तब भी आ चुका हूँ, उससे पहले जो होस्ट थे तब भी आ चुका हूँ। सो वी कम हियर मोर देन यू गाइस। इनफैक्ट मैंने तो CNBC में एक मॉर्निंग शो लाइव खुद 1 साल होस्ट किया। अच्छा। बट फिर मुझे ट्रैवल करना था तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, मुश्किल है। It's very tough. It's very okay. So let's begin with the movie. एहसन, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले तो ये बताइए, और थोड़ा सा आप जाहिर सी बात है सारा कुछ तो नहीं बताएंगे, लेकिन नहीं, मैं सारा बता दूंगा। आप पूछें। okay. आप कहते हैं हम यही दिखाते हैं आपको। सारा बताना फिर सारा से पूछना। सारा बताना सारा से। अच्छा जनाब, रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी, और बड़ी खुशाइन बात है कि 2-2.5 साल के गैप के कोविड के बाद अचानक से जो फिल्में आई हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को, बिकॉज इतना पैसा लगाना जबकि इतनी डाइसी सिचुएशन हो किसी चीज़ की कि आपको मालूम नहीं कि लोग आ रहे या नहीं आ रहे, बट यू पुटिंग इन एफर्ट, मनी
और डायरेक्टर अपना 1.5-2 साल एक फिल्म पे एफर्ट लगाते हैं, प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाते हैं, आर्टिस्ट अपना टाइम दे रहे हैं, ओनली बिकॉज हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जिस तरह टेलीविज़न इंडस्ट्री हमारे अपने ओन पे बलबूते पे खड़ी है आज माशाल्लाह और इंटरनेशनली जानी पहचानी जाती है, उस तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आगे जाए। रहबरा उसी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, रोमांटिक कॉमेडी विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अगर आप लोग फिल्म देखेंगे एक एक सीन विजुअली इट्स ब्रिलियंट, स्टोरी अनफोल्ड होती है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। आप अगर वो जो एक फिल्मी गाने जो एक ज़माने में हम ये सोचते हैं कि यार अब हम पाकिस्तानी गाने गाड़ियों में क्यों नहीं लगाते, हम पाकिस्तानी गाने क्यों नहीं सुनते, यंग पीपल वाई डोंट दे। इसमें आसिम अज़हर का गाना जो मेरा और आयशा का रहबरा टाइटल ट्रैक है, दैट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी रोमांटिक। इफ़ यू आर इन लव, या अगर आपको लगे कि आप प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं, अब वो गाना सुनेंगे। फिर राहत फ़तेह का गाना, और उसके अलावा दूसरा एक वेडिंग सॉन्ग है जो कि इंशाल्लाह जब वो आएगा तो मुझे लगता है वो हमारी नेक्स्ट वेडिंग के डांस में भी शामिल हुआ करेगा। सो इट्स ओवरऑल अ ब्यूटीफुल फिल्म। और 24 जून को बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ कुछ आता है कि डिले, तो मैं ये बताता चलूँ कि कोविड का 2.5 साल का डिले है, ड्यू टू कोविड ना, ड्यू टू कोविड। और वो हम वे फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि अब सिनेमास खुल गए हैं और आई जस्ट विश कि तमाम लोग एक एंटरटेनमेंट का एक अलग जरिया है और कल्चर ऑफ सिनेमा डेवलप हो जाए और लोग जाएं। लेकिन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि टिकट्स थोड़ी सस्ती हो जाए ताकि आम लोग बेचारे आसानी से देख सके ना, हम जैसे लोग आसानी से जाएं और सस्ती टिकट मुझे इतनी दुख हुआ, आप यकीन करें, जब मेरी अभी दूसरी फिल्म पे मुझे मेरे फैंस या मेरे जो बॉयज़ जो काम करते हैं हमारे साथ या दूसरे स्पॉट बॉयज़, जब वो मुझे टिकट का तस्वीर भेजते हैं 900 रुपया 800, तो मैं कहता रहा यार ये बेचारे तो पूरा दिन इनका काम, एक दिन की दिहाड़ी इनकी ये है, तो ये कैसे टिकट खर्चते हैं। तो मुझे इसलिए आई फील फॉर देम आल्सो, ये होना चाहिए। आयशा आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह अभी तो इतना अच्छा खुलासा दे दिया हर चीज। आप अपने पर्सन बना के ना आगे वेल डन। और ये नींद में अच्छा बोलते हैं, ये ऑफ रिकॉर्ड बात थी, ऑनर हमने बोला, ऐसे तो नींद में ही किया करो। ओके फाइन आयशा, थैंक्स। अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम फॉर एहसन खान एवरीवेयर, बट नो ही इज एब्सोल्युटली राइट। जब कोविड का एक ब्रेक आया तो इतने मायूस हुए सब, ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हम सब की मेहनत, प्रोड्यूसर्स, कि अब क्या होगा, विल आवर वर्क एवर कम इन फ्रंट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन अब वापस बैक टू द न्यू नॉर्मल जा चुकी है। आई होप कि एक और वेव जो अभी आ रही है उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। अगर हम अभी से केयरफुल हों, प्लीज़ गाइज, आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू स्टार्ट बीइंग केयरफुल अगेन। ये हम सब की बेहतरी के बिल्कुल, राइट, ताकि हम सब फिल्म जाके देख सकें अगली ईद पे। सो यस 24 जून को फिल्म आ रही है, बहुत मेहनत की है और सिर्फ रोम कॉम नहीं है। आई वुड लाइक टू ऐड कि यस इट इज़ एसेंशियली अ रोमांटिक कॉमेडी, लेकिन इसमें हर इमोशन है, यू नो, इसमें ट्रेजेडी है, इसमें सैड मोमेंट्स हैं, एक्शन है, अग्रेशन, एंगर, रिवेंज, एक्शन, एवरीथिंग लाइक जो एक फीचर फिल्म में एक मसाला मूवी में होना चाहिए। और आपका कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर बहुत ही बबली कैरेक्टर है, बबली, नाम भी बबली है। वो 3 चीजें मैंने सुन ली थी, आफरीदी का छक्का और बाकी आप 2 तो आप ट्रेन का धक्का, आफरीदी का छक्का। सो शी इज वेरी फाइस्टी एंड ये बहुत निडर हैं और बहुत ब्रेव हैं और थोड़ी स्पॉइल्ड भी हैं माँ बाप की, और आई वुड से कि बड़े फ्लेवर्स हैं इनमें, और शी इज़ यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे। तो जब ज़िंदगी में जब आप बड़े होते हैं तो जब आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चलती तो फिर आपको किस तरह अडेप्ट करना पड़ता है और किस जर्नी से गुजरना पड़ता है, दैट इज़ द फिल्म। एक्चुअली दिस फिल्म इज़ अ जर्नी, और ये सबके अपने जर्नीज़ के बारे में है। सो आई वुड नॉट से कि सिर्फ हीरो और मतलब एक इनका जर्नी है, उसमें जो सुहेल समीर का कैरेक्टर है उनका अपना एक जर्नी है, उनकी अपनी बैक स्टोरी है। सो एवरीबडी इज एक्टेड ब्रिलियंटली। चलिए, तो आपने सुहेल भाई का नाम दे लिया है तो हम उनकी जानिब चलते हैं। एक बहुत ट्रेलर में भी हमने देखा पावरफुल और बहुत ही डिफरेंट सा, तो प्लीज़ कथासिस करें अपने कैरेक्टर का। अच्छा, मैं अपने नहीं, मैं इस फिल्म के लिए एक बात मैं कहूँगा कि मोस्टली यहाँ पर ना फिल्म अपने लिए बनाई जाती है। ये वाहिद फिल्म है जो मेरा ख्याल है कि हमने लोगों के लिए बनाई, जिससे हम लोगों को एंटरटेन कर सकें। बहुत मेहनत से बनाई गई है, ऑफ बीट खेला आयशा ने, एक लवी खूबसूरत और बिल्कुल जो कैरेक्टर को प्ले किया।
मेरा ख्याल है कि इसमें जितने भी एक्टर्स और ने प्ले किया और एक्ट किया है, एहसन तो माशाल्लाह है ही है। तो ये मेरा पब्लिक पुलर है और लोग आते हैं इसको देखने के लिए, आयशा को लोग देखने। तो मेरे लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल टास्क था कि मैं कुछ ऐसा करूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से इतना मैंने फिल्में की नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये होता है कि मैं शौक़ से ज़्यादा मेहनत से काम करने की कोशिश करता हूँ। और जब आपके साथ ऐसे ब्रिलियंट एक्टर्स हों तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत दिल लगा के काम किया। So thank you for saying that, but also I will say साहब की बात करें कि काम उन्होंने करवाया है। करवाया। अच्छा, जब पब्लिक पुलर की बात जब की तो सुहेल मैं अग्री भी करूंगा और डिसएग्री इसलिए भी करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नए एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असल चीज़ होती है कंटेंट। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक्टर्स इस वक्त बहुत ब्रिलियंट है। एवरी एक्टर, उनका आप काम उठा के देखें, चाहे वो जूनियर इस वक्त जो नाम बना रहे हैं या सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। सुहेल यू योरसेल्फ और सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे कंटेंट हमेशा हमें शिकायत जो आती है वो हमें स्टोरी से या एडिटिंग से या स्क्रीन प्ले से आती है या डायलॉग से आती है, एक्टर से कभी नहीं आती। लेकिन इस फिल्म में मैं ये समझता हूँ क्योंकि अमीन भाई का ही स्क्रिप्ट है, उन्हीं का पूरा ये एक बेबी है सायरा, इंक्लूडिंग सायरा ऑफ कोर्स, तो इन्होंने बहुत सोच समझ के चीज़ को किया है। मुझे सुहेल के कैरेक्टर में जो चीज़ बहुत पसंद है इनकी लैंग्वेज, जो इन्होंने सराइकी, तो ये एक सराइकी बेल्ट बड़ी कम यूज की गई है, इन्होंने सराइकी बोला है। अपनी जुबान से जरा थोड़ा सा अलग उस पे आ जाए ना। तो सायरा, मुझे आप बताएं कि एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि पहले एक स्टोरी आपके जहन में आई, फिर आपने उसके लिहाज से कैरेक्टर्स देखना ना कि इस पे ये फिट आएगा, इस पे ये। तो एहसन और आयशा जो है, किस तरह से ख्याल आया और किस तरह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? अच्छा, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये अमीन साहब की है, who has been part of this journey throughout. Actually ये उनकी भी एक जर्नी है, मेरी भी एक जर्नी है, मूवी की एक और जर्नी है। So it is his movie. Actually it is his movie. मैं सिर्फ एक पार्ट हूँ इस मूवी का। तो स्टोरी उनकी थी एज फॉर इम्पोर्टेंट पार्ट। आपके बगैर ये बन नहीं सकती थी। पैसे प्रोड्यूसर के बगैर ब्रेक भी नहीं लेते। अगर सायरा डॉलर्स ना लाती अमेरिका से तो कैसे बनती है? आप लाई हैं डॉलर। ये डॉलर्स ही हैं सब। जब हम यहाँ पे भी बैठे हुए, ये डॉलर्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको जो है ना इस वक्त ढूंढ रही होगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत बड़ी ऑलरेडी ढूंढ रही है। अब मेरा ख्याल है कि ओवरसीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। It's very brave of her to produce a film in Pakistan. Okay, so सो उनकी थी, येस वी हैड अदर स्टोरीज, मेरे पास भी स्टोरीज थी, बट जब अमीन साहब की और मेरी डिस्कशन हुई, वी म्यूचुअली पिक्ड दिस वन फॉर द सेम रीजन। इसके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल ऑफ देम हैव प्लेड ब्रिलियंटली। वो like it fits on all of them. So we actually picked this one mutually. वो मेरी नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा सारा, हमने देखा कि हमारी मूवीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी आती हैं और अभी हमने देखा छोटी पे बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं माशाल्लाह, ये बड़ी पे मूवी आ रही है। मुझे ये बताएं कि जो मूवीज़ बनता है, जो बजट बनता है, जितना पैसा लगता है, क्या उतने पैसे की रिकवरी हो रही है अभी? अगर हम बॉक्स ऑफिस की स्पेशली मैं बात करूँ, स्पेशली मूवीज़ की, तो प्लीज़। See, this is my first जब भी बॉक्स ऑफिस और रिकवरी का, you never know actually. Even के जो established producers हैं, they don't even know कि उनको क्या रिकवरी आएगी. Yes, we hope for that. और as far as budget goes, we start with the budget, but we never end with that. तो we never know when we plan कि उसका बजट क्या होगा, रिकवरी क्या होगी. It's different as we move along. There are so many unpredictable things. Which is not you know in one's hand. So we don't know. Recovery का हमें we can only tell once actually it's on the cinema. देखो यहीं पे सेल्फी लेके यहीं पे हम लगा रहे हैं। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। मार्केटिंग तो करनी है, इनिशिएटिव लेने चाहिए। बिल्कुल, टैक्सेस और कुछ इस तरह जो है ना वो हमें रिलीफ देना चाहिए। थोड़ा नहीं, कुछ नहीं सुहेल, कुछ नहीं। हमारी गवर्नमेंट को 100% इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया भर में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्रीज अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं कि हम क्या हैं। जब बाहर के लोग हमें जानते ही सिर्फ हमारी ड्रामों से हैं। अभी ड्रामे अपने ओन पे किसी ने किसी का साथ नहीं दिया, अपने ओन पे इतनी तरक्की की है। फिल्म्स को बहुत सपोर्ट
बल्कि आई इनफैक्ट अभी नेक्स्ट मंथ एक चैनल खुल भी रहा है PTV का भी, जो कि फिल्म सपोर्ट के लिए वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। तो या दे डूइंग समथिंग वेरी नाइस व्हिच इज ग्रेट, बट आई थिंक एक बहुत इसको सीरियस इंडस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी मुंसलिक है। अभी तक तो इसको इंडस्ट्री नहीं माना जाता। इफ वी गो फॉर अ बैंक लोन और अ हाउसिंग लोन, वी आर नॉट गिवन इट। बट ऑब्वियसली वो इसलिए भी है क्योंकि इंस्टेबिलिटी है इनकम में। अच्छा, इसमें एक फैक्टर वो स्टार्स पावर वाला भी आता अच्छा, इसमें एहसन भाई एक ये इशू है, हमने पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात करूं, जी आप नाम ले लें, कोई ऐसी बात नहीं। नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में हाँ, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था, ये सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं, कोई पीछे बैकअप नहीं हमें नजर आता। फिर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी एक हमें लाइन क्रिएट करनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी मैं ये सवाल पुट अप कर रहा हूँ, बट आई गेस नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट द इशू, एंड दैट इज बहुत से लोग कहते हैं कि यार ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि ये अलग है, इसलिए जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए। डू यू एग्री टू दैट? इंडस्ट्रीज को कंट्रीज को नहीं मिलना चाहिए। नो, दिस इज द एक्टर्स प्रोडक्शन। आई टेल यू वन थिंग, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह इस वक्त इस्टेब्लिश है काफ़ी हद तक, जबकि मैं समझता हूँ कि जहाँ पहुँचनी चाहिए थी इंटरनेशनली, अगर इसको ड्रामा को प्रोवाइड किया जाए प्लेटफॉर्म तो ये दुनिया में छा जाए ऑलरेडी, जैसे टर्किश ड्रामे छा गए, उस तरह हमारा अपना एक स्टाइल अंदाज है। जब आप ये बात करते हैं अलग होना चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि हमारी ट्रेनिंग इस वक्त टीवी से है, एक्टर्स की ट्रेनिंग टीवी से है, हमारी स्टोरी की ट्रेनिंग टीवी से, तो इसलिए टीवी के बेहतरीन नए पुराने सब लोग मिल के फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं। आप देख लीजिए, और कौन बनाएगा? बाहर से तो आके नहीं बनाएंगे। सो इस चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टीवी हो, all of them. So we all have to, हमारा एक्सपीरियंस हमें यूटिलाइज करना है फिल्मों को बेहतर करने में, और फिर वंस व्हेन द फिल्म इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश्ड तो तब नेचुरली टीवी फिल्म इतना काम होगा कि लोगों को सोच भी नहीं आएगा कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। मुझे कुछ ऐड करने, एक डिबेट रिसेंटली चल रहा था बैनिंग फॉरेन कंटेंट। यस, मैं ये इसी पे आना चाह रहा हूं। अच्छा पूछे, अब मैं सवाल पूछूं। बेसिकली ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक, तो प्लीज। अच्छा सवाल तो पूछे। फॉरेन अपने आप को मिला लिया तुमने खूबसूरत से। नहीं मेरा सवाल ये था कि अगेन अ रीसेंट डिबेट कि जहाँ पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ये कहा कि जी आप हमारी फिल्म्स को ऐसी फिल्म्स के खिलाफ खड़े कर देते हैं, उनको डिले किया जा सकता था। फिर अवाम का रद्द-ए-माल आया कि जी हमें नहीं पता कि आप डिले करें ना करें, हमें अच्छा कंटेंट चाहिए। इसके बीच में हम कहाँ खड़े? ओके, इसके मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द राइट ओपिनियन, कि एक परसेंटेज ऑफ स्क्रीन्स होना चाहिए एट ऑल गिवन टाइम्स गिवन टू फॉरेन कंटेंट, एंड अ लार्जर मेजॉरिटी परसेंट जो होना चाहिए वो हमारा लोकल कंटेंट को होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमारी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री तो नहीं है, यू हैव टू पिक इट अप। अगर ज़्यादातर स्क्रीन्स और बेस्ट टाइम स्लॉट्स आप फॉरेन कंटेंट को दे देंगे तो ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री सफ़र करेगी, एंड कहीं स्ट्रगल करके ही आपको पहुंचना है। सो ऑब्वियसली इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी, वी कैन बैन फॉरेन कंटेंट, इट्स ग्रेट कंटेंट। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, आप स्कूल में या क्लास में किस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? बिल्कुल वीक होता है, तो मेरा ख्याल है अगर हम अपने कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो फिर हम बहुत अच्छी बात। उसके अलावा एक और बात, 20% कंटेंट फॉरेन है और उसको भी लगाएं, लेकिन आप सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बड़ा मजाक और उसमें लेते हैं। आप एक फिल्म में कम से कम 200 लोग इन्वॉल्व हैं मिनिमम, जिनका घर चलता है इस वजह से। ज्यादा मैंने 200 इसलिए बोला प्रिसाइज, बहुत कम, शायद ज़्यादा ही हो उसके बाद और लोगों का। आप ये सोचिए कि ये प्रोवाइड करती है रोजगार अपने लोगों को। बिल्कुल। इसमें जितना फायदा आज प्रोड्यूसर को होगा, ये दोबारा बनाएगी, दोबारा 200-400 लोगों का घर जाएगा। ज्यादा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ यू आर फॉरगेटिंग म्यूजिक, Yes. पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड। अच्छा, एंड देन आप एक शर्ट भी पाकिस्तानी बनाएंगे ना, अच्छी बनाएंगे, आप एक टॉवल भी बनता है हमारा, या लॉन की इंडस्ट्री, टॉवल हमारा, फुटबॉल हमारा दुनिया में, तो हम क्या अच्छा काम नहीं कर सकते? गिवन अ चांस वी ऑल कैन डू द बेस्ट, बट एटलीस्ट
मेक श्योर कि इट्स फेयर, वी नॉट सेइंग कि अनफेयर हो कि आप करें। और अगर इस बात को आप मजाक, मैंने देखा लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अ सीरियस, डोंट मेक फन ऑफ पीपल। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, another flop film coming already. Like, why are you saying that? तो लेना, we're just working hard यार। I guess it's the social media mantra के comment अच्छा बुरा आने दें, सही आए, बट comment हो रहा है ना, मैं लोगों की मेंटालिटी की मैं बातें कर रहा हूँ कि आप अपने मुल्क की कोई भी चीज होती है उसमें आप अच्छा ही प्रमोट करें। अच्छा, मुझे एक और बड़ा ना लगता है कि मेरा ख्याल है कि हमें भी यही स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए, पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्म जैसे चैनल सारे कहते हैं नंबर 1 है, ऐसे ज्यादा एग्री करेंगे। अच्छा सारा कंटेंट की बात करें, कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनका कंटेंट ऐसा होता है, ड्रामों का ऐसा होता है कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, वो लड़का किसी और के पीछे भाग रहा है, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब एक जैसे ही हमें नजर आ रहा है, किसी चीज भागना चाहिए, उसको भागना चाहिए, एक जैसा कंटेंट। आप कोई भी ड्रामा उठा लें या कोई भी जो अभी हमारी रिसेंट फिल्म आई, उसके अलावा अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो क्यों ऐसा क्यों है, किस चीज की कमी है? ऑडियंस वांट्स, इसीलिए वो करें, बट हमारी सायरा नो 4 फिल्में ईद पे आई हैं, एक भी दूसरी से नहीं मिलती और चारों बहुत अच्छी हैं। और एक और चीज टोटली डिफरेंट, चक्कर टोटली डिफरेंट। अब दूसरी, अच्छा, एंड देन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, टाइम थोड़ा है, मैंने ऐड हो रहा है, नहीं बोल सुने, हर फिल्म का I want to thank people who watch। हर फिल्म पे जब हम चौथे 5वें दिन भी गए, हाउस फुल था, अभी भी 60-70% ऑक्यूपेंसी है, कोई फिल्म ना उतर रही है, अगर उसको जबरदस्ती उतारा जाए एक अलग बात है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक चीज में आप प्लीज एक करते करते आप 50 चीजें बोल गए, देखें who's saying के 50 चीजें बोल गए, एक चीज आप प्लीज मुझे फिर सवाल करें, और लेकिन सारा जवाब दे दें अपना तो I was saying कि as far as content goes, maybe they are doing because that's what audience likes, but as Ahsan explained कि recent movies में ऐसा नहीं, और हमारी मूवी में कोई लड़की और लड़का एक दूसरे के पीछे ऐसा भाग नहीं कोई किसी के पीछे नहीं भाग, कोई किसी के पीछे नहीं भाग रहा है, और दिस इज नॉट अ टिपिकल, और जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं ट्रेलर में कि यू गाइज आर कंफ्यूज, तो यस बिकॉज वो कोई किसी के पीछे भाग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब मेरा जो कैरेक्टर है मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें भी एक मैसेज है, तो हमारी जो मूवी है फुल ऑफ मैसेजेस है, मीनिंगलेस नहीं, let's converge, कितना ज्यादा है। I have one thing to please आपने पूछा कि क्यों सिमिलर कंटेंट ही होता है, एक जैसी फिल्म्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि जब आप कोई हटके कंटेंट पे फिल्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जावेद इकबाल, तो वो बैन हो जाती है, राइट, वो बैन हो जाती है, तो अब आधी से ज्यादा चीजें तो बैन हो जाती हैं, तो फिर क्या करें? आज आप दोनों नहीं भी होते तो हम शो चला देते हैं। दो होस्ट, आयशा इज 100%, ऑनेस्टली इतनी अच्छी फिल्म, इसने इतना अच्छा काम किया है उसमें, वो देखने के काबिल। And we want Pakistan to see that अच्छा, मैं ऐसा यही पूछने जा रहा था कि देखें हम बाहर के कंटेंट देख के ना हमारा जो हम पाकिस्तानी ऑडियंस है वो कहते हैं जी ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो चीज जब हम बनाने पे जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर वाले कहते हैं ऐसा क्यों बना दिया, तो क्या हम एज ऑडियंस मैच्योर नहीं हुए हैं या फिर हम एज सेंसर बोर्ड मैच्योर नहीं हुए? Can I say something please? Can I say something? Yes. हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर है। मुझे ये साबित हुआ ईद पे जब मैं 4 फिल्में देखने गया, और जिस तरह एक एक जगह पे लोगों ने पाकिस्तानी फिल्म को एंजॉय किया, बिकॉज 4 फिल्में अच्छी थी, आई वाज सरप्राइज्ड। सो इसलिए ये फिल्म हम जैसे लोग बनती जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख के खुश होते हैं फिल्में, ये अवाम की फिल्में हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट वैसे ही कम है यार। आपके पास तो यूट्यूब और हर चीज की वाईफाई में 24 घंटे आप बैठते हैं। अच्छा, आई वांट टू ऐड प्लीज यू गेट अ चांस, से यू गेट अ चांस। इसलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि ये फिल्म हमने अपने लिए नहीं बनाई है, मुझे बताएं कि सेट पे सबसे
ज्यादा मजा या सबसे ऐसा कोई ऐसा लम्हा जो कि यादगार और सोचो एक लम्हा 101 शेयर कर दे। मैं नहीं बोलूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, आप कोई और बोले यार। नहीं तुम बोलो यार। नहीं मैं बोल देता हूं, ऐसे बोलेगा। मैं बोलता हूं, ऐसे बोलेगा। टाइम खत्म हो जाएगा। सुने, एक है इंसिडेंट जो मैं बहुत शोज में रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पैशन, मुझे मुक्का क्यों मारा? एक्टर्स के पैशन वाला मैं बताना चाहता हूँ। एक्टर्स का पैशन, एक क्लिफ और एक वो बहुत लंबा एक शॉट भी आता है ट्रेलर पे, जो ट्रेलर में जो आप देखते हैं ड्रोन चल रहा है और हम दोनों खड़े हुए हैं, एक लंबी सी पहाड़ी है जो यूं है, जो यूं नहीं है, पॉइंट। सो मी एंड आयशा, हमें अमीन साहब ने बोला कि क्या तुम लोग ऊपर जा सकते हो, और हमने कहा शॉट ऐसा हो जाएगा, उन्होंने बताया हमें, हमने कहा यार शॉट बहुत खूबसूरत है, हमें ये देना है शॉट। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे, हम हाथ पकड़े, हम चल रहे हैं कि यार ये हम कहाँ जाते हैं, नीचे देख रहे हैं तो यूं है, ऊपर गए तो वो इतनी सी जगह है। लोकेशन कौन सी है? कुंड मलीर, वो जो प्रिंसेस ऑफ होप, ठीक है, उसके पास। सो वी वर स्टैंडिंग ऑन दैट थिंग, एंड जब हमें एक आवाज है ना कि जरा मूव कर सकते, तो हमने कहा मूव नहीं कर सकते, फ्रीज खड़े में, लिटरली एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। जूते जो है वो अपने फैंसी जूते पहने हुए, जॉगर्स भी नहीं है, कपड़े लंबे। हमें ऊपर जाके एहसास हुआ कि यार व्हाट हैव वी डन, और जिस तरह हम वापस फिर उतरे, मुझे नहीं याद है, मेरी मेमोरी ने ब्लॉक कर दिया है कि हम वापस कैसे उतरे। it was that, I mean I remember that। फिर जो सुहेल के साथ एक फाइट का हमारा सीन है, वो बड़ा मजे का सीन है। सुहेल, मैंने तुझे असल में तो नहीं मार दिया था, तुम दोनों ने मुझे असल में मारा था यार। मेरी क्योंकि हमें अमीन साहब ने कहा था कि लगा दो। नहीं, आपको पता है मेरी दूसरी फिल्म, क्योंकि यासर मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, उसको भी मुक्का लग गया, उसका खून निकलने लगा, तो वो भी इसको भी लग गया। ऐसे नहीं, आपको कोई असल में मैं ऐसा नहीं, असल में मुझे ऐसे जानते नहीं है लोग, मैं ऐसा ही अंदर से। जिस इंसिडेंट की ऐसन बात कर रहे हैं, जब हम खड़े हुए थे उस पे, उसकी ही सुबह की स्टोरी है, बहुत ही क्रेजी। ओह यस, बताएं। यू टेल। भाई हम निकले रात में ड्राइव करके कराची से, टू रीच दैट, 4 घंटे दूर है कुंड मलीर। सो अमीन साहब ने प्लान किया कि हम रात के 1 बजे निकलेंगे, एंड वी रीच दैट 5 AM, और फिर मेरा और एहसन का मेकअप होगा, हम ड्राइव करके पहुंचा करेंगे और शॉट लेंगे। अर्ली मॉर्निंग शॉट, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने 7 o'clock का हम शॉट ले रहे हैं। अच्छा जी, अब सब बैठ गए अपनी गाड़ियों में, तो एक वैनिटी वैन साथ जा रही थी, बिकॉज वहाँ तो सिविलाइजेशन नहीं है ना, यू नीड अ प्लेस टू सिट इन। सो वैनिटी वैन में मैं और एहसन बैठ गए और ड्राइवर, और बाकी पूरी टीम अपनी गाड़ियों में, एक कैरावैन जा रही है। अच्छा, अब एहसन लेट गया और मैंने अपने कानों में वो लगा लिया, हम दोनों, ही वाज स्लीपिंग, आई वाज अप। तो जब घंटों काफ़ी गुजर गए, एंड देन आई हैड टू स्टॉप फॉर टू यूज द बाथरूम। बिकॉज़ मूविंग गाड़ी में आप वॉशरूम नहीं जा सकते। राइट, तो अब जब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा तो दिन निकल आया है, तो पीपल कैन सी इनसाइड। सो आई वाज लाइक जरा गाड़ी रोके, और जब गाड़ी रुकी और बाहर निकले तो पता चला कि दूर दूर तक कोई नहीं है। हम बलोचिस्तान किसी हम कहीं और पहुंचे, कुंड मलीर से आगे चले गए थे जी। अरे टोटली कहीं और थे, मैं और आयशा हम घूम गए। हमें रात एहसास नहीं हो कि अब रोक के चेक, क्योंकि अंधेरा ऑब्वियसली बाहर है, वी weren't checking, the driver knew the way, we woke up रोशनी में जब देखा, I was up, but I didn't know कि हम कहाँ पहुँचे, and then we were so panicked because not कि हम गुम गए हैं, नहीं, हमें उस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं था कि गुम गए हैं, कुछ नहीं होता, अपना मुल्क है, लेकिन हमें ये था शॉट कैसे होगा, you know, the fear of not getting the shot, because इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, so no phone signals, फिर इन लोगों ने हमें सर्च पार्टीज पता नहीं कैसे किया, फिर हम किसी तरह 8 बजे वापस पहुंचे हैं, लेकिन घूम घुमा के फिर आके हुआ ये कि नाउ द ट्रेलर इज आउट, द मूवी इज रेडी, आप सब जाएं, एंजॉय करें। रहबरा 24 जून आपका इंतजार करिए। थैंक यू सो मच होल कास्ट एंड द प्रोड्यूसर, एंड गुड लक। आज के लिए इतना ही, आपसे हम इजाजत ले रहे हैं, इनसे तो नहीं लेंगे, इनसे तो हम बातें करते रहेंगे, और ये भी पूछेंगे कि ये उसके बाद कहाँ चले गए थे, नहीं कर गए थे बॉर्डर। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदेद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक़ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ कब से होगा। इस सब पे हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बड़ी अहम समाअत हुई है, बताइए मज़ीद।
जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कप्तान खान समेत दीगर ने ये दरख्वास्तें हाई कोर्ट में दायर की थी। अदालत ने कार्रवाई करते हुए तमाम दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और हमजा शहबाज समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। ताहम फरीकैन की जानब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि हमजा शहबाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने के बाद अब अपनी सीट खो चुके हैं, लिहाजा उनको काम से रोका जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए, जिस पर जो है वो अदालत 25 मई को इन दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत करेगी। जी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट। अर्शद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर यह अहम समाअत हुई। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड के तहत पेपर्स आउट होने के मामले पर सख्त एक्शन लिया है। कंट्रोलर इम्तहानात रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड शहनशाह बाबर खान को ओहदे से हटा दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर। जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पेपर आउट होने का मामला है, जिसपे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सख्त एक्शन लेते हुए जो कंट्रोलर इम्तहान एजुकेशन बोर्ड शहनशाह बाबर खान और चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। फराइज से गफलत बरतने पर जो शहनशाह बाबर ने पीडा एक्ट के तहत जो हटाया गया है। इसके बाद जो है गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के असिस्टेंट प्रोफेसर नासिर महमूद को जो है कंट्रोलर की इजाफी चार्ज दे दिया गया। हमजा शहबाज की जानिब से पेपर आउट होने के मामले पर एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, जो कि ये देखेगी कि तयन करेगी कि गलती किसकी थी और 7 दिन के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन नूरुल अमीन मेंगल को चेयरमैन तालीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। जी, ये उमर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद के लिए ताउन की पेशकश भी कर दी है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास डॉक्टर क़िबला अयास की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन ने इजलास में बैंक से अपील की कि वो वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में जाने से गुरेज करें और हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल दरामद करने दें। काउंसिल ने 39 अहम तरीन मौज़ूआत पर अराकीन की आरा हासिल की, अपनी सिफारिशात तैयार की। इनमें ख़ातीन की विरासत, खुला के मामलात, जबरी शादी, रोयत हिलाल, ज़कात और दीगर अहम मौज़ूआत शामिल थे। कुछ स्पोर्ट्स की बात की जाए। न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर जाने पर पीसीबी को हर्जाना अदा कर दिया। पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की 3 मुल्की सीरीज की दावत भी कबूल कर ली। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम गुज़िश्ता साल सितंबर में सीरीज छोड़कर वतन वापस लौट गई थी। हर्जाने की अदाई के बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के ताल्लुकात मामूल पर आ गए हैं। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कीवीज ने होटल बुकिंग, सिक्योरिटी, मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग की मद में $1 मिलियन का हर्जाना अदा किया। पीसीबी ने अक्टूबर में होने वाली ट्रायंगुलर सीरीज में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। और लॉर्ड्स के बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी अजान दी गई। ईद मिलन की तकरीब में वकार यूनुस और ब्रेट ली भी शरीक हुए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। वकार यूनुस और ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर ब्रेट ली समेत कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नमाज के वक्त अजान देकर बाजमात नमाज भी अदा की गई। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। समा का सफ़र पाकिस्तान से बाहर बाकी दुनिया में भी बढ़ने लगा। समा इंटरनेशनल की जानिब पेशकदमी दुबई में दफ्तर कायम कर लिया गया। समा का एंटरटेनमेंट चैनल जल्द मुतारिफ करवाने का भी इंदिया। मुस्तकबिल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में भी समा लॉन्च किया जाएगा। समा का एक और संगे मेल
समा इंटरनेशनल की जाने पेश कदमी दुबई में दफ्तर कायम कर लिया। इस मौके पर दुबई के होटल में शानदार तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी CEO समा टीवी नवेद सिद्दीकी थे, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और समा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर शाहिद खान आफरीदी और प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर किरण नाज ने भी खुसूसी शिरकत की। मेहमानों ने मुआशरे में मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। मुब्तदा भी अजीब है कि जवाब लेके आए हैं, मुझे हुक्म है इस जवाब का हमें सीधा सीधा सवाल है। वो दोनों परसेप्शंस जो बन रहा होता है वो भी और जो दूसरा एंगल उसका होता है वो भी दिखाते हैं, और यही काम है मीडिया का। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर है। मेजबान ने बूम बूम से बेस्ट T20 प्लेयर पूछा तो आफरीदी के जवाब ने कहकहे बखेर दिए। बेस्ट पाकिस्तानी T20 बैट्समैन T20 शायद अफरीदी। एक और सवाल के जवाब में हॉल तालियों से गूंज उठा। आज तक का बेहतरीन पाकिस्तानी कैप्टन? बेहतरीन पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान। इदारे की जानिब से पाकिस्तान और आलमी सतह पर एंटरटेनमेंट चैनल जल्द मुतारिफ करवाने के मंसूबे का इंदिया भी दिया गया। CEO नवेद सिद्दीकी ने कहा, समा टीवी की जड़ें 5 बर्रे आज़मों में बसने वाले 2.5 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों में मौजूद हैं। UAE में चैनल का दफ्तर कायम करके हमने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पेशकदमी का आगाज कर दिया है। आइंदा बरस तक समा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अपने दफातर कायम करेगा। समा टीवी के हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक ने बताया कि समा दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। Sama brand is now well recognized beyond borders of Pakistan for its balanced programming approach and editorial policies. Sama TV is launching very soon in the UK, Canada and US in the coming months. तकरीब के शुराका ने समा की मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कोरिया के मशहूर पॉप सिंगर और यूट्यूबर दाऊद किम, इनके 20 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। उन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम कबूल किया है, हाल ही में उन्होंने उम्रा की अदाई भी की है। और दाऊद मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं, वहाँ के खानों और जो प्लेसेस हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान आया जाए। तो हमारे साथ ही दाऊद मौजूद हैं। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हाउ आर यू टुडे? I'm very good. Alhamdulillah. Okay. Daud, how long have you been here? I arrived like 2 weeks ago, I think. 2 and 3 weeks. Okay. And what places in Pakistan have you visited yet? I've been Lahore and Sialkot, Kartarpur, Karachi and Islamabad. All right. So let's start talking about Lahore first. You were there at Wagah border. There was India and here is Pakistan. I guess as a South Korean, you have been into the similar situation of the North Korea and the South Korea. What message would you like to give to the people of both the countries of India and Pakistan about the peace and the harmony and tranquility? Oh yeah, sure. Actually, Korea is also in a war situation with North Korea, like South Korea and North Korea. So also we have to go military for 2 years. So I was in there too, and of course, so that's why I was in. I've seen DMZ. There's a border on South Korea and North Korea, but the feeling is a little bit different because in Korea the border is so serious. Everyone is so sensitive, and they are so afraid of like dangerous situation, but what I feel in Wagah border is they're like all smiles and like enjoy their festival, and even like Indian soldiers, Pakistan soldiers, or the audience, the people are all very nice and kind, and they treat each other like a friends. So I thought I felt like a very peaceful. They enjoy their things with very peaceful stuff. Peaceful way. So I really impressed. So Yeah, Daud, what was your motivation to convert to Islam, and how did you find Makkah and Medina?
Yes. Actually, it's a little bit long story, but I will make it short. I was a singer in Korea. Yeah. Like kind of K-pop industry. So there are many chance to like concert performance in other countries because K-pop is so popular nowadays. So I was in Indonesia, Tunisia, and like other countries. And when I was in Indonesia, I've met many Muslims in the real life at the first time, because in Korea I was a little bit have prejudice and stereotypes against Islam because the media always talk about negative things about Islam. But when I meet the real Muslims, they are so kind, so generous, and treat me as a brother. So I was really confused, and I surprised, why is so different? And one more motivation thing is there were many girls who wear scarf, which is hijab, and I asked them, why do you wear hijab? Someone force you that or whatever? But they replied me, it's not force. Nobody forced them, and it was their own choice, and this is identity, and this is to obey God, and this is my protection, and I'm so proud of that. So I was very shocked and surprised. What make them so proud of that? So I get interested in this religion. So I read Quran, and I practice namaz in mosque, and I try to fast in Ramadan. And I realized that this is the way to give you the answer of your life and guide your life, and realize that and teach you the purpose of life. So I felt something in my mind, and I realized that it makes me so peaceful and give me so much hope and so much guide to be a better person, to be a better to go on the right path. So that's why I decided that I should be Muslim. Daud, what change have you experienced in your life yet? Of course, there were so many change. At first, in my mind, because before I accept Islam, my life was very confused. Always, I don't know where I have to go, what do I have to do, and so many things in my head. I was so depressed, and I was not happy. But after I accept Islam, everything changed, because I know, as I told you, I realized the purpose of my life. So now I know where should I go, and what I have to do is to obey God, obey Allah. In Islam, lucky. in Quran, everything is guided. You are so lucky that you have found the purpose of the life, and that's the most luckiest thing you can ever have. Okay, one more thing about this, and then we'll shift to the next segment, and that is who suggested you the name Daud? What did you say? You changed your name from J to Daud. Who suggested you this name? Okay. Actually, nobody suggested this name. I'm a Christian, born Christian. My whole family are Christian. So I was my name was David when I was born. Okay, so from David to Daud. To Daud. Yes. Yeah. Same. Right. Pretty fine. Okay, now coming to your trip to Pakistan. See, a lot of people they don't have visited Pakistan, so they make these stereotypes. The same like the people do not learn and read Quran. They have their misconceptions about Quran and the religion. The same goes with the Pakistan. Now you have visited Pakistan. How have you found out the tourist places over here, the greenery, the lush greens, the mountains, and the food basically? Yes. Actually, Pakistan is an amazing country, and I didn't complete. So, actually, Islam makes me really happy. It's full of the happiness. So, when I'm in Pakistan, I also can see their happiness. They always smile and always try to help me like a brother. That's also teaching of Islam, I know. And actually, it's like out of the different level. Their hospitality is different level, and so I really impressed about that. And the Pakistan foods are really amazing, and there's a beautiful nature, and the buildings are also so historical and so beautiful, and
the street foods are amazing, and I really, there are so many things to love, to fall in love in Pakistan. So I really love it. Well, I hope that in future Pakistan and South Korea can be good friends, because I myself found few very good people there in Turkey who belong from South Korea, and I have my friends from there, and now I have a new friend whose name is Daud Kim. Thank you so much, and as they say in the local language, Shamnida, thank you so much for coming to the studios. So ye thi ji Kim, as now he is Daud. और दाऊद ने इस्लाम कबूल किया, साउथ कोरिया से इनका ताल्लुक़ है, और यही मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है, इस्लाम इंतहाई खूबसूरत है। लोगों को बजाय इसके कि दूसरों पे कान धरें, खुद पढ़नी चाहिए और ख़ुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।